हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो बच्चों, हमारी स्किल एक्सप्रेस सीरीज का एक और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, IS33 अर्निंग पर शेयर विद योर फ्रेंड मेंटोर मोहित अग्रवाल सर। तो बच्चों देखो, बार बार ये बात मैं कहता हूं आपको और फिर याद दिलाऊंगा। अकाउंट्स, FR, FA, SBR आर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इन योर ACCA करिकुलम। कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, चाहे CA कर रहे हो, ACCA कर रहे हो, अकाउंटिंग इज बेसिक। तो इसको परफेक्ट करो। इसको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ो, नॉलेज एनहांस करो, और बाकी सारे पेपर में बच्चों इसका इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि FR का यूज सिर्फ FR में है। FR इम्पैक्ट्स योर ऑडिट पेपर अलॉट। आपका जो ऑडिट का पेपर है, F8 का पेपर जिसे हम बोला करते थे, उसमें FR का नॉलेज नहीं चाहिए। पहली बात तो इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ FA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो प्रिज्यूम नॉलेज होता है ACCA की जो गाइडलाइंस है, उसमें FR की टेस्टिंग नहीं होती है। कई बच्चों को ये गलत फहमी रहती है कि उसमें लीज पूछ लेगा, IS33 EPS पूछेगा। नहीं पूछेगा। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही उसमें टेस्ट हो सकते हैं। तो आप उसका फिक्र ना करा करिए कि यार FR जरूरी है ऑडिट के लिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, FA के भी बेस्ड डेवलप करने की कोई टेंशन नहीं। मेरी कैप्सूल सीरीज अवेलेबल है, वहां से पढ़ो। बड़ी क्रिस्प वीडियोस है, बट बेस बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी वीडियोस है। बहुत क्वालिटी कंटेंट मैंने कवर कर रखा है, वो तो आप जानते ही हैं सर, कंटेंट कैसा लाते हैं आप लोग के साथ। तो अकाउंट्स को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे बच्चा, उतना ACCA में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉमर्स पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू समझ आएगी। आपकी वैल्यू बनती इसी से। तो ऑडिट से लिंक हो, चाहे FM हो, कॉस्टिंग हो, हर जगह काम आता है ये पेपर। इवन टैक्स में भी, टैक्स में भी आप पढ़ोगे तो टैक्स में भी PNL बताते हैं, डेप्रिसिएशन पढ़ाते हैं। तो यहाँ से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ के लॉस भी समझने में आसानी आती है। तो इट्स इम्पैक्ट योर एंटायर पेपर। 13 के 13 पेपर इस पेपर से इम्पैक्ट होते हैं, अकाउंट्स के पेपर से। तो उस माइंडसेट को रखते हुए इस पेपर को पढ़ना है मेरे दोस्तों। करें स्टार्ट। चलो, थोड़ा सा ज्ञान दे दिया बच्चों को सर ने, अब बाकी बात करें। IS33 मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर पढ़ाओ आज का टॉपिक। तो भाई लाए हैं आपके लिए IS33 अर्निंग पर शेयर। मेरा को बड़ा पसंद है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। EPS क्या कहता है ये? अच्छा, ये क्या है? केक है? आज बर्थडे तो नहीं है सर का? नहीं, बर्थडे तो नहीं है बच्चों आज मेरा। तो फिर ये केक क्यों लेके आ गया मैं? क्या बात है? क्या? तो जरूरी थोड़ी कि कोई ओकेजन ही हो, कोई त्योहार ही हो तभी सेलिब्रेट करें। जब मिल जाए तब सेलिब्रेट कर सकते हैं, केक कटिंग कर सकते हैं। देखो बच्चों, अर्निंग पर शेयर जो टॉपिक है ना, वो इस बात से शुरू होता है और खत्म हो जाता है। बस जिसने जिसको केक कटिंग समझ आ गई, वो ये टॉपिक को समझ गया। उससे ज्यादा इस टॉपिक के अंदर पढ़ाने को कराने को कुछ है नहीं मेरे पास। देखो, नाम है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। शेयर कौन होता है? शेयर क्या होता है? शेयर होते हैं मेंबर, ओनर, घर के ओनर। अर्निंग क्या है? यहाँ पे केक है। भाई जब केक है, जो केक आया, मान लो किसी का बर्थडे है, गुप्ता जी का बर्थडे है, तो गुप्ता जी के बर्थडे पे जो केक आया है बच्चों, वो केक जब कट होगा, उस केक की जो कटिंग होगी, वो केक कट के सब में बटेगा। भाई गेस्ट आए हुए हैं, फैमिली मेंबर को मिलेगा, तो कितना केक का पीस हर बंदे को मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। भाई केक पर मेंबर तुम हिसाब लगाते हो ना। भाई जैसे बर्थडे पे मान लो 20 गेस्ट आए हैं तुम्हारे बर्थडे पे सेलिब्रेट करने आज। हालांकि आज की डेट में केक पे कम फोकस रहता है, आजकल बर्थडे पे अलग चीजें चलती हैं, मॉडर्न बर्थडेज हैं आज की डेट में। बट ठीक है, हम ट्रेडिशनल बर्थडे पे चले जाते हैं, पुराने। भाई केक कटिंग होती थी, सब फैमिली एंजॉय करती थी, उस वाले ट्रेडिशन में चले जाते हैं। तो ये क्या है कि कितना किसके हिस्से में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखो केक को देख के डिसीजन नहीं लेना। केक है भाई, घर में बहुत बड़ा केक आया हुआ है, आप उस केक को बड़ा या छोटा नहीं कह सकते सिर्फ केक को देख के। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस केक को खाने वाले कितने हैं। एक कंपनी है, उसकी अर्निंग 50 करोड़ रुपए है। एक कंपनी है, उसकी अर्निंग 100 करोड़ रुपए है, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कितने हैं? मान लो घर की अर्निंग 100 करोड़ रुपए है, बट उस घर में रहने वाले लोग सिर्फ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो बहुत बड़ी अर्निंग है। बट घर की अर्निंग 100 करोड़ है और रहने वाले भी 100 करोड़ है, तो कैसे हो पाएगा? भाई पर पर मेंबर, पर पर्सन कितनी अर्निंग आ रही है, वो बहुत मैटर करती है। एक घर जो 10 लाख रुपया महीना कमाता है,
और उस घर में 10 लाख लोग ही रहते हैं, 10,000 लोग ही रहते हैं, तो पर मेंबर कुछ बचेगा ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। कमाने वाला इंडिया में क्या दिक्कत है, कमाने वाला एक है और कंज्यूम करने वाले मेंबर बहुत सारे हैं, तो वो पर मेंबर अर्निंग बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। भाई जब तुम अकेले थे या अकेले हो, आज तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, सैलरी आई, मजे की है, बट कल को जब 2 जने हो जाएंगे, 3 जने हो जाएंगे, 4 जने हो जाएंगे, तब आपको देखना है कि यार मैं पर मेंबर जो अर्न कर रहा हूं वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये वही बात ये चैप्टर हमें समझाता है कि कैसे निकालें अर्निंग पर शेयर। कंपनी की अर्निंग को देख के, सिर्फ अर्निंग को देख के डिसाइड नहीं करना है, ये भी देखना है कि कंपनी पर शेयर कितना कमा रही है, एक जने में कंपनी कितना बांट रही है। और जैसा एक केक का एग्जांपल लिया ना बच्चों की, कोई भी आप एग्जांपल लेके देख लो। मान लो एक पार्टी कर रहे हैं, अपन पार्टी के लिए मैगी बना रहे हैं, तो जब मैगी बना रहे हैं तो अपन ये भी तो देखेंगे ना कितने मेंबर आए उतने पैकेट मैगी बनाएंगे। तो पर मेंबर कितनी मैगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, पर गेस्ट कितना केक डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर है मेरे सारे बच्चों को ये बात? सर बिल्कुल क्लियर है। तो क्या कहता है अर्निंग पर शेयर के लिए, पढ़ लेते हैं। कहता है बेसिक ईपीएस। अच्छा ध्यान रखना, ईपीएस चाहे बेसिक हो, एक और होता है डाइल्यूटेड। दो तरीके के ईपीएस होते हैं, एक बेसिक ईपीएस, एक डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी के लिए ईपीएस को ईपीएस पढ़ो, जब डाइल्यूशन पे आऊंगा तब ये बात करूंगा, समझाऊंगा डाइल्यूशन भी। ईपीएस ना पीएनएल में ही शो होता है, जब आपका पूरा पीएनएल बन जाता है, पीएनएल के एंड पे हम प्रेजेंट करते हैं इसको, बेसिक ईपीएस को दिखाते हैं और डाइल्यूटेड ईपीएस को एज अ प्रेजेंटेशन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये ईपीएस दिखाते कहाँ पे हैं, तो आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देखो। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे लिखो टाटा एनुअल रिपोर्ट या रिलायंस एनुअल रिपोर्ट, किसी भी कंपनी की, कोका कोला की देख सकते हो, पेप्सी की देख सकते हो एनुअल रिपोर्ट, 10K 10Q। तो उनकी जब एनुअल रिपोर्ट आप ओपन करोगे ना, तो उनका एनुअल रिपोर्ट सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन होगा। कई सारे सेक्शन होते हैं, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले सेक्शन में जाके पीएनएल में देखना, उन्होंने एंड में प्रेजेंटेशन करके दिखाया होगा आपको कि कैसे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस प्रेजेंटेड होता है। तो बड़ा ही प्रैक्टिकल नॉलेज है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं सारा प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी आ जाएंगी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने से, और इंडिया के बाहर प्रॉपर एप्लीकेबल है। इंडियस में भी आपको ये चीजें पढ़नी है। क्या है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। सिंपल सी बात कहता है कि अर्निंग पर शेयर ये है कि कंपनी की अर्निंग। अच्छा अर्निंग पर शेयर निकाल किसके ले रहे हैं भाई? केक है, केक अपन ने लिया, तो जो केक है वो घर वाले भी खाएंगे, घर के मेंबर भी खाएंगे, बाहर वाले भी खाएंगे। जब हम अर्निंग पर शेयर की बच्चों बात करते हैं तो अपन बात बाहर वालों की नहीं कर रहे हैं। बर्थडे में सब लोग आएंगे, सबसे पहले आप किसको खिलाओगे? सारे गेस्ट को, बाहर वाले को, सबको खिला दोगे, तब घर वाले खाएंगे। हो सकता है जिसका बर्थडे है वो खाए भी ना, वो भी बाद में ही खाए। पहले सारे, भाई वो खाता कम है, लोग मुंह पे ज्यादा लगा देते हैं उसके, तो सारे के सारे बाहर वाले खा रहे हैं। जब सारे बाहर वाले खा लेते हैं, फिर जो केक बचता है, फिर जो अर्निंग बचती है, मतलब तुमने डेट को पेमेंट कर दी, प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट कर दी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को पेमेंट कर दी, सबकी पेमेंट करने के बाद जो अर्निंग बचेगी, जो केक बचेगा, वो कितने मेंबर के लिए बचा है? मान लो सारा केक जो बचा है उसके घर में अब 10 मेंबर है, तो जितना केक बचा है वो 10 मेंबर से डिवाइड होगा, तो पर मेंबर कितना केक आ रहा है उसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो जो घर के ओनर है, रियल ओनर है, उनको अल्टीमेटली पर मेंबर कितनी अर्निंग, टोटल अर्निंग नहीं भाई, टोटल अर्निंग मान लो घर की बचती है सारी 10 लाख रुपए, हमें उससे मतलब नहीं, हमें पर मेंबर देखना, तभी तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। सिर्फ आप टोटल लेवल पे देख लोगे तो कंफ्यूजिंग है। आपको यह भी तो देखना है कि भाई पर मेंबर कितनी अर्निंग है। तो यही चीज बेसिक अर्निंग पर शेयर में बताता है कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रॉफिट कितना है एट्रीब्यूटेबल, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। तो हम सिंपल नंबर ले रहे हैं, पहली बात तो वैल्यू नहीं ले रहे, और नंबर भी कैसे ले रहे हैं, वेटेड एवरेज। तो ये वेटेड एवरेज कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा आपको, जरा समझना बात को। देखो मान लो अपन बात करें प्रॉफिट की, और प्रॉफिट अपन को बोला है सबको बांटने के बाद, मतलब इक्विटी के लिए, ओनर के लिए क्या बचता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो एंड में बचा। एंड में डिविडेंड, इक्विटी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अर्निंग की बात कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग की नहीं, टोटल कितना कमाया। अब इक्विटी ने कुछ निकाल लिया वो थोड़ी खर्चा है, बट इक्विटी से पहले जो जिसको दिया वो सब खर्चा है। इक्विटी के अलावा किसी को भी पेमेंट करते हो, वो माइनस करके जो बचा वो प्रॉफिट कहलाता है। तो मान लो अगर प्रॉफिट 10,000 है, $10,000 है,
तो इससे क्या फायदा? मैं कहूं कंपनी ए का $10,000 है, कंपनी बी का $15,000 है, एब्सोल्यूट टर्म्स में समझने का क्या ही फायदा है? सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में समझ के कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। कहता है ये भी देखो घर के मेंबर कितने हैं, तो आपको फंडा क्या बताया, देखो पीछे देखोगे तो कहता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। तो हमको ये तो हर बच्चे को समझ आती है कि सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल क्या है। सेल्स में से क्या माइनस होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या आता है? जीपी आता है। जीपी में से क्या माइनस होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट को हटाते हो। रिडीमेबल डिबेंचर के डिविडेंड को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को हटाते हो, तो अब क्या आ जाता है आपके पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स हटाते हो, टैक्स हटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से रिडीमेबल डिबेंचर का हिस्सा, एनसीआई का हिस्सा, फिर इक्विटी का हिस्सा आता है। अच्छा, इक्विटी के डिविडेंड को माइनस नहीं करना, तो मैं 10,000 मान रहा हूं, वो सब माइनस प्लस करके कितना आया? 10,000 आया। सर 10,000 आ गया। अब क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। सर नंबर ऑफ शेयर की क्या कहानी है? तो ये भी समझना। मानो बच्चा, अच्छा मैं घर के मेंबर से डिवाइड करना चाहता हूं। अपने घर के मेंबर, माने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर होल्डर ओपनिंग थे 1000। नंबर्स साल में कुछ और घर वाले जुड़ गए बीच में, 500 शेयर और इशू कर दिए, नए घर वाले आ गए। पहले घर में 1000 थे, 500 और इशू कर दिए, 200 बायबैक कर लिए। 1000 थे, 500 और आ गए घर में, 200 बायबैक कर लिए, बचे कितने? 1000, 500, 1500, 200 गए 1300, क्लोजिंग बचे 1300। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा प्रॉफिट है बाबू 10,000, सर आपका प्रॉफिट है 10,000, मैं डिवाइड किस मेंबर से करूं? मेरे घर में मेंबर तो टिक ही नहीं रहे हैं, पल पल बदलते जा रहे हैं, और कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। हालांकि अपने घर में एक साल में ऐसा नहीं होता होगा, बट एक लॉन्ग पीरियड में तो घर में भी ऐसा ही होता है। भाई आज आप अकेले हो, कल दुकेले हो जाओगे, फिर और बढ़ जाएगी फैमिली, तो कुछ कोई आता है तो कोई जाता है, जिंदगी का फलसफा है, चलता रहता है। तो भाई यहां पे भी गेम यही है कि ओपनिंग 1000 मेंबर हैं, क्लोजिंग 1300 हो गए, मैं क्या लूं? 10,000 को डिवाइड किससे करूं? पीछे लिखा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ठीक है उसकी बात इग्नोर करते हैं। मैं तो आपसे कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं कि मैंने 10,000 कमाया, केक है 10,000 का, केक है $10,000 का, ये $10,000 का केक किसके हिस्से में बटेगा? 1000 लिया जाए, 500 लिया जाए, 200 या 1300? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपने ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर वाली बात ना पढ़ी होती, तो बहुत बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर 1300 लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लोजिंग बचे वो लो। बट ये बात लॉजिकल नहीं है, देखना ये बात ठीक नहीं है। 1300 को लेना कंसेप्चुअली राइट नहीं है। सर ऐसा क्यों? तो दोस्त मेरे, बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1300 मेंबर पूरे साल घर में नहीं थे। हर मेंबर ने अपने घर में कंट्रीब्यूशन दिया है, सबका कुछ ना कुछ वेट रहा है। आप ये नहीं कह सकते जो घर वाले एंड में आ गए, मान लो स्टार्टिंग से घर में 10 जने थे, एंड में 9 जने घर छोड़ के चले गए, एक जना बचा, तो अपन कह सकते हैं क्या कि सारी की सारी प्रॉफिट में ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो प्रॉफिट कमाया, ये जो सेलिब्रेशन हुआ, ये जो अर्निंग हुई, ये एक मेंबर के दम पे हुई? ऑब्वियसली नॉट। अर्निंग पर शेयर इज नॉट ओनली अबाउट कि किसको कितना मिलेगा, इट्स ऑल्सो अबाउट कि कौन कितना डिजर्व करता है। भाई आप 1300 में अगर ये 10,000 बांट देते हो, भाई रियलिटी तो चलो यही है कि जो क्लोजिंग है प्रैक्टिकली डिविडेंड तो उतना ही मिलेगा जितने मेंबर है, बट अर्निंग पर शेयर ने कंसेप्ट नहीं कहा। अर्निंग पर शेयर ने कहा कि क्या रियल, अरे आप इलॉजिकल बात हो गई ना। आपने कहा कि कंपनी के ईयर एंड के मेंबर देख लो, कमाई पूरे साल के फंड पे हुई है, और आपने सिर्फ ईयर एंड के देख लिए, तो गलत आपकी एजम्पशन आ सकती है, गलत डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। भाई स्टार्टिंग में 1000 लोगों का फंड लगा था, मान लो मैं आपको बताऊं, तो 1000, 5 महीने बाद 500 और जुड़ गए, फिर 5 महीने बाद 500 चले गए, फिर 5 महीने बाद 500 चले गए, और बचे कितने? 2 महीने। बचे 2 महीने। तो मेरे दोस्त 1000 लोग 5 महीने रहे,
तो 1000 लोग का फंड 5 महीने मेहनत किया है, ये 500 अब 1500 लोगों का फंड मेहनत कर रहा है, और फिर उसके बाद 200 चले गए तो 200 का फंड भी गया, बचे हुए 1300 ने मेहनत करी। कितने टाइम? 1300 ने मेहनत करी। तो भाई मेरे ये चीज ध्यान रखो कि आप वेटेड एवरेज लोगे 1000, भाई 1000 तुम कितने महीने रहे? अच्छा, जो मैं तरीका सिखा रहा हूं वेटेड एवरेज करने का वही करना है। 1000 तुम कितने महीने रहे? 5 महीने, 5/12। तो तुम्हारा वेट कितना लिया जाएगा? 5/12। 1500 तुम अब 1000 तुम पुराने थे और 500 और आ गए, तो 1500 तुम कितने महीने रहे? तुम भी 5 महीने रहे। भाई 5 महीने बाद ही आए तो और कितने महीने रहे? अभी ये जब तक चेंज नहीं आया 5/12 ये नंबर लोगे। और अब 1500 में से 200 घर से गए तो 1300। 1300 तुम कितने महीने रहे? तुम 2 महीने रहे। तो बाबू मेरे ये है आपका वैंस, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, जिससे होगा रियल में डिवाइड डिजर्विंग अर्निंग। ये नहीं लेना कि 1300 ले लिए, आम जिंदगी नहीं। जिंदगी मिनटॉस होनी चाहिए, जिंदगी कंसेप्चुअल होनी चाहिए, जिंदगी फेयर होनी चाहिए। अरे इन 1300 को, ये 1300 को तो मिलेगा, ये तो ईयर एंड पे है, बट ये 1300 ने थोड़ी पूरे साल पैसा लगाया है। ये 1000 5 महीने तो अकेले लड़ रहे थे, पूरी मेहनत इनकी है। इन्होंने घर में कंट्रीब्यूशन एक जने का, पूरी जिंदगी वो एक जना घर को संभालता रहा। बाद में आ गए कुछ जो जुड़ गए घर में, कहते हैं हम संभाल रहे हैं घर को, 2 महीने भी नहीं संभाला है और बोले कि हम घर को संभाल रहे हैं। तो ये कहां की फेयर बात है यार। तो कहता है वेट देखो, इस 1000 ने 5 महीने घर को संभाला है, तो ये 1000 का 5/12 करना, फिर 1500 में 5 महीने संभाला है, फिर 1300 नहीं संभाला है, तो अब एवरेज करके डिवाइड करो तो पर मेंबर जो अर्निंग आएगी वो करेक्ट आएगी। इसे बोलते हैं वैंस। और वैंस में ही मुझे पढ़ाना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैंस में जो दिक्कत है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो पढ़ा। देखो प्रॉफिट निकालना तो क्या पढ़ाऊं आपको, अगर प्रॉफिट निकालना भी पढ़ाना पड़े तो फिर तो बात ही नहीं है। फिर अपन किस बात के कॉमर्स के स्टूडेंट हुए? भाई कॉमर्स का बच्चा और एक साइंस का बच्चा, एक कॉमर्स का एक्सपर्ट, एक साइंस का एक्सपर्ट, क्या फर्क है? देखो साइंस एक अल्टीमेट फॉर्म में मैं बात करूं ना तो सब चीजें बहुत ब्रांचेस हैं। साइंस एक अल्टीमेट फॉर्म में बात करें तो डिस्कवरी है। साइंस एक अल्टीमेट फॉर्म में बात करें तो एक इन्वेंशन है। तो उनका अपना रोल है, वो डिस्कवरी करते हैं, वो इन्वेंट करते हैं, ये कैमरा, ये बोर्ड आते हैं साइंस वाले। कई केमिकल हैं, कई रिएक्शन हैं, कई लोचे हैं उनके दिमाग में। बट कॉमर्स क्या करती है भाई? उन चीजों का मार्केट, उन चीजों से पैसा, उस चीजों से पैसा। देखो जिंदगी, लाइफ जो चलती है ना, वो सिर्फ इन्वेंशन से नहीं चलती, बट से नहीं चलती। जैसे आप हिंदुइज्म में देखते हो, अपन 3 भगवान की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गॉड। मोटा मोटा कहने का मतलब है क्रिएटर या जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो भाई मेरे जो जनरेट कर रहा है ना वही दुनिया नहीं चला सकता, अपना रोल है विष्णु जी वाला। भाई जनरेटर ब्रह्मा जी का अपना रोल है, बट अपना रोल है ऑपरेटर। अपन करते हैं इसका विश्लेषण, अपन बनाते हैं इसका मार्केट प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग। भाई आपने चीज बना ली बट वो सही तरीके से पहुंचेगी नहीं तो क्या काम है वो चीज का? उसको कैसे मार्केट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसको उससे कैसे धंधा बनाना है, बिजनेस बनाना है। भाई कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन कर नहीं सकता अगर उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो अपन वो एनवायरनमेंट देते हैं, तो अपना रोल बहुत बड़ा है बच्चों। बिना कॉमर्स के चीजें चल नहीं सकती। तो समझ रहे हो ऑपरेटर मेरे दोस्तों? तो समझो, सारे गलत चीजों को, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करो अपने दिमाग से और अपनी वैल्यू समझो कि प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस हम ही समझेंगे, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। हम ही हैं बनाने वाले, मैनेज करने वाले, सॉरी, हम ही हैं मैनेजर, हम ही हैं बिजनेस ओनर, हम ही हैं एंटरप्रेन्योर। भाई इन्वेंशन वाला इन्वेंट करके क्या करेगा? वो और उसकी तन्हाई जीते रहेंगे। उस तन्हाई में रंग आपको भरने हैं बच्चों। नहीं समझे? तो क्या क्या वेटेड एवरेज होती है? की एडजस्टमेंट, की एडजस्टमेंट टू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या क्या की एडजस्टमेंट है? पहला है 3 आइटम,
3 आइटम नंबर आपके लिए लेके आए हैं सर। ये 3 धमाका वैंस में परेशान कर सकता है। एक तो होता है फुल प्राइस इशू करा, शेयर इशू करे, जैसे अभी अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा था 5000 इशू 500 इशू करे या बाय बैक करे, वो तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जब से इशू करें तब से इनकी एग्जिस्टेंस माननी। भाई 500 आए 5 महीने के लिए, फिर चेंज हुआ, जब जब चेंज नहीं आएगा ना तब तक। अगर इसमें 200 नहीं होता तो मैं इसे कितने महीने के लिए मानता, 7 महीने के लिए मानता। तो जब से तुम आए हो ना तब से तुम्हारे मंथ काउंट होंगे बस, अगर चले गए तो उसके बाद से। तो ये है तुम्हारा फुल इशू, इसमें तो मुझे कुछ बताने नहीं। जब से आए मेरी जिंदगी में तुम, खुशियां ही खुशियां हैं, बट आए हो जब से हैं, पहले नहीं थी, ये नहीं मान लोगे पुराने से है। जब से आए हो तब से दिल बाग बाग हो गया है। ठीक है, बोनस इशू, भाई ये क्या है बोनस इशू? वैसे पता है सबको, नहीं पता तो मैं बता भी नहीं रहा भाई, ये बताने का कोई अब थोड़ी टाइम है, चलो बता देते हैं। बोनस इशू का मतलब है इशू फ्री में शेयर करना। मतलब इशू फ्री में शेयर करना, क्या बोल रहा हूं मैं, शेयर को फ्री में इशू करना, ये क्या है बोनस इशू। मतलब एक के बदले दो, ऐसा हो जाता कई बार जिंदगी में। सोचा था कि आइटम मिलेगा एक, मिल गए दो, एक के ऊपर एक फ्री। हो जाता कई बार जिंदगी, लकी हो जाते हो। तो भाई कहते हैं ना, घर वाली और साली दोनों ही अजीज होती हैं। तो समझना है बच्चों बोनस इशू का क्या मतलब है। तो बोनस इशू का मतलब है फ्री, एक के ऊपर एक, एक्स्ट्रा, ट्रीटेड एज इफ द शेयर्स हैज ऑलवेज बीन इशू। मतलब बोनस इशू, अच्छा ध्यान रखना इसमें फंडा क्या है। अच्छा, बोनस इशू कोई पैसा तो लेके आ नहीं रहे। मान लो कंपनी के 1000 शेयर थे और कंपनी कहती है इस डेट पे, क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जांपल लेके आऊं, वरी नहीं करना। कंपनी कहती है अपन ने 1 अगस्त को क्या किया, बोनस इशू करा। अच्छा, बोनस इशू की जनरली रेशो होती है, फ्री में कंपनी शेयर देती है नॉमिनल वैल्यू पे। बोनस इशू हमें दिया मान लो 1:2 का। इसका मतलब क्या है, 2 पे 1। तुम्हारे हर 2 शेयर पे 1 शेयर और ले लो फ्री पे। तुम्हारे 2 टॉफी है तो 1 चॉकलेट ले लो, हर 2 टॉफी पे, मतलब 4 टॉफी है तो 2 चॉकलेट। आपको हर 2 पे 1 मिलेंगी, 6 है तो 3, तो हर 2 पे 1। तो तुम्हारे ऑलरेडी शेयर कितने थे, 1000। तो तुम्हें बोनस इशू कितना मिल जाएगा, 1/2। फ्री शेयर कितने मिल गए, 500। भाई 2 पे 1 तो 1000 पे 500, ये क्या है बोनस इशू। टोटल शेयर कितने हो गए, 1500। बोनस इशू। जिसके पास 2 शेयर थे अब कितने हो गए, 3 शेयर। सवाल ये उठता है कि बोनस इशू कब से माने जाए। देखो मैंने अभी कहा कि फुल इशू राइट इशू तब से मानना है जब से जिंदगी में आए। क्या ये भी ऐसे ही ट्रीट करें, क्या इनको भी वेट 1 अगस्त से दें? तो देखो जैसे पेरेंट्स है, शादी हुई, शादी होने के बाद ऑब्वियसली बच्चे आएंगे, बट ये जो बच्चे हैं, ये जो पेरेंट हैं, ये जो पेरेंट शेयर होल्डर हैं, इनके बच्चे हैं, ये कोई एडिशनल फंड लेके नहीं आए हैं, ये पेरेंट की वजह से आए हैं। आप समझना, ये बोनस इशू कोई नया फंड नहीं लेके आए हैं, पैसा तो इन्हीं का लगा हुआ था, उसी पैसे पे ये दोबारा दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये थे हमेशा से, इनका पैसा पहले से ही है, बस इनकी एग्जिस्टेंस आज दिखाई दे रही है। भाई बच्चा होने में टाइम लगता है, कुछ टाइम में आता है जिंदगी में, दुनिया में। हाँ, अपन लोग कुछ टाइम में आए, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जितने भी महीनों में आए ऑन एन एवरेज। तो जो टाइम लगा ठीक है, आप एग्जिस्टेंस में आ गए, बट क्या लेके आए, फंड तो अभी भी घर वालों का ही है, सारी की सारी चीजें, एग्जिस्टेंस तो तुम्हारी पेरेंट्स के पीछे ही है। तो बात यही समझ आती है, लॉ कहता है ये बोनस इशू कोई फंड तो नहीं ला रहा 1 अगस्त को, तो इसको तुम 1 अगस्त से कैसे खुशियां, इसकी खुशियां तो हमेशा से थी, इसका दिया हुआ पैसा तो ये ऑलरेडी लगा चुके थे, कोई नया फंड तो ला नहीं रहा। तो कहता है इसको हमेशा से मानो, जब से दिखे तब, ये नहीं मानो कि 1 अगस्त से है, इसको ईयर के स्टार्ट से मानो।
ईयर के स्टार्ट से। तो हम 1 जनवरी को ही कितने मान लेंगे, 1000 शेयर नहीं मानेंगे, 1500 मानेंगे। ध्यान रखना 1 जनवरी को ही मैं बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 इंटू, अच्छा बोनस फैक्टर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखना मेरे अब कितने शेयर हो जाएंगे, पहले कितने थे 2, एक और मिल गया तो कितने हो जाएंगे 3, तो न्यू टोटल शेयर अपॉन 2 1.5, तो ये एग्जैक्टली आपको दे देगा 1500 बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई करके। कि भाई 1 जैन को 1000 नहीं है, तुम 2 नहीं हो, 1 जैन को तुम 2 नहीं हो, तुम 3 ही हो। ये जब से दिखा 1 अगस्त को, अपन को इस डेट से कोई मतलब ही नहीं है, बोनस इशू की डेट से कोई रेलेवेंस नहीं होता बच्चों, क्योंकि बोनस इशू लॉजिकल ये है कि कोई फंड नहीं लेके आता अपने साथ, कुछ लेके नहीं आता, इसका फंड पहले से एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि फ्री में है तो पैसा ही नहीं गया, पैसा तो दिया है ना पेरेंट्स ने, पेरेंट्स ने, ये जो पेरेंट शेयर है इन्हीं का तो पार्ट है, इन्हीं की तो परछाई है, इन्हीं की तो एग्जिस्टेंस का फर्दर एक्सटेंशन है वो जो बोनस इशू है। तो वो एग्जिस्ट तो 1 जैन से ही करता है, 1000 नहीं 1500 शेयर है 1 जैन को, देखो ढंग से, वो दिखने बाद में लगे। और 1 जैन को भी नहीं, अगर लॉ तो इतना तक कहता है कि यहां नहीं रुकता, लॉ ये भी कहता है कि अगर पेरेंट्स प्रीवियस ईयर में भी थे, ये जब भी थे, तब प्रीवियस ईयर में भी आपको 1000 नहीं मानने हैं शेयर, कितने मानने हैं 1500। इवन प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी गलत है, उसको भी रीइंस्टेट करना पड़ेगा, दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कहता है इन बोनस इशू को जो डेट है उस डेट पर रुकना नहीं, कुछ भी नहीं करना बोनस इशू का। बच्चे रुकेंगे 1 जन से 1 अगस्त और 1 नहीं, कह रहा बोनस इशू तो हमेशा से एग्जिस्ट करता ही है, कभी ऐसा नहीं है कि बोनस इशू एग्जिस्ट नहीं करता। इट ऑलवेज एग्जिस्ट एंड इट ऑलवेज देयर, आपको वरी नहीं करना है बोनस इशू को लेकर। सर ठीक है, बात आपकी ये भी सही है, गलत तो नहीं है, फंड 1 अगस्त को आया, बट ये है तो हमेशा से, ठीक है। राइट इशू, राइट इशू क्या होता है, तो राइट इशू पे पूरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ आएगा राइट इशू। थोड़ा मीनिंग समझा देता हूं कि ये भी शेयर होते हैं, जैसे फुल इशू होता है, ये भी राइट इशू है। बस ये 2-3 बातें हैं, एग्जिस्टिंग शेयर को दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग को दिए जाते हैं, ये भी एग्जिस्टिंग को दिए जाते हैं। फर्क ये है बोनस इशू और राइट इशू में, बोनस इशू फ्री में सबको दिए जाते हैं पुराने फंड पे, बट राइट इशू नया फंड लिया जाता है बट थोड़ा सस्ते में, तो इसमें बोनस इशू भी मिक्स होता है। राइट इशू में भाई एक बात बताओ, कोई चीज 100 रुपए की है, कोई चीज उसकी वर्थ 100 रुपए की है, आपको आईफोन लेना है, आईफोन का फिक्स प्राइस है 1.5 लाख रुपए, तुम्हें वो आईफोन मैं दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तुम हमारे पुराने कस्टमर हो, तुम हमारे पुराने ओनर हो, पुराने शेयर होल्डर हो, कुछ पुराना तुमसे रिश्ता है, तुम्हें वो आईफोन मिलता है मान लो 60,000 में, क्यों मिला, सस्ता क्यों मिला, 1.5 लाख की चीज तुम्हें 60 में क्यों मिली, तो कुछ पैसा ले लिया, कुछ फ्री दे दिया, कुछ पैसा ले लिया, कुछ फ्री ले लिया, तो वो बोनस एलिमेंट जो है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है बोनस फ्रैक्शन से। तो उसके स्टेप होते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ता है, बोनस फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो एक एग्जांपल से समझा दूंगा बच्चा, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा सकता, आप समझते हो, बट फिर भी एग्जांपल लाया हूं ताकि आपको राइट इशू का पंगा भी समझा दूं और ये मैथ्स भी समझा दूं। तो मेरा जो मैथ्स भी बीच बीच में समझाया जा रहा हूं ना, ये ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैथ्स में लगा नहीं रहा हूं, आधा घंटा 1 घंटा नहीं लगा सकता, पूरा वीडियो ही खत्म करना है मुझे तो आधे 1 घंटे में। बट कोशिश ये रखो कि इसको समझते चलना। सर जो मैथ्स बता रहे हैं ना, बातों बातों में खो मत जाना, चीज़ें मैं बहुत सारी बता रहा हूँ आपको, तो जिस बच्चे ने भी नहीं पढ़ रखा उसको बहुत हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें। अब देखो बेसिक ईपीएस विद बोनस एंड फुल प्राइस, तो पहला मैं लेके आया हूं जिसके अंदर बोनस इशू, अभी राइट नहीं लेके आया, एक एग्जांपल लेके आया जिसमें बोनस और फुल इशू दोनों, बोनस और फुल इशू दोनों, तो मजे ही मजे। क्या कहता है, नेट प्रॉफिट है 3 लाख, भाई तू कितना भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2001, एक्स को 1 पढ़ेंगे 2011, तो क्या बोलता है 1 लाख नहीं है तो 10 लाख है, यानी 1 मिलियन शेयर इशू थे, मिलियन शेयर इशू थे। ओके, 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को फुल मार्केट इशू 5 लाख शेयर, भाई तुमने पैसे लेके 5 लाख रुपए नॉर्मल इशू किया, पढ़ते हो ना शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो सब फालतू की चीजें 12th में प्रोराटा, वो सब 5 लाख का शेयर इशू किया, ठीक है। 1 दिसंबर को 142 बोनस इशू, 142 बोनस इशू, तो हमारी बोनस फ्रैक्शन कितनी होगी 1.5, मतलब 142 मतलब 3/2, मतलब तुम्हारे पास अगर 2 शेयर थे अब +1 और मिल जाएंगे, तुम 2 थे, जिंदगी में एक और आ गया भाई, अब घर में मेंबर कितने हो गए 3, और पहले कितने थे 2, तो रेशो कितनी हो गई 1.5, हर एक के बदले 1.5 हो गया ना, 2 के बदले 3, 1 के बदले 1.5 हो गए।
अरे 2 थे, 2 से 3 हो गए और रेशो बन गई 3/2, तो ये बोनस फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, किस डेट का हुआ है? 1 दिसंबर को। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये डेट कुछ मायने नहीं रखती। ईपीएस पिछले साल का दिया 20C। सर ये सी क्या है? सी फॉर चैंपियन। ये क्या है? सी फॉर सेंट। बच्चा सी का मतलब है सेंट। कितना सेंट? $1 में 100 सेंट होता है, तो कई बार बहुत छोटी वैल्यू होती है तो सेंट में लिख देते हैं। तो आप सेंट में रख लो, डॉलर में रख लो। वैसे ईपीएस को सेंट में रखना अच्छा है, क्योंकि $0.2 बोलना ज़्यादा बेटर है। 20 सेंट 30 सेंट वो कन्वर्सेशन में आसानी रहती है। तो सी फॉर सेंट। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना बाबू, वैसे $1 में 100 सेंट होते हैं। ठीक है सर। तो प्रायर का ईपीएस क्यों दिया? क्योंकि भाई ये भी चेंज होगा। प्रायर का ईपीएस क्यों दिया? क्योंकि ये भी चेंज होगा। आप बोनस कब से मानोगे? आप बोनस पिछले साल से मानोगे, बोनस पिछले साल से मानोगे, हर साल से मानोगे, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। करेंगे? चेंज करोगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। हट गया, मैं साइड हो गया। नेट प्रॉफिट 1 लाख शेयर इशू किया, सारा फुल मार्केट। इसका बनाओ टाइम चार्ट पहले तो, और फिर इसको कर दो सॉल्व। अगर मैं आपकी हल्की सी हेल्प करना चाहूं, जल्दी से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। मेरे साथ टाइम चार्ट देख लो बस। प्रॉफिट का क्या करना है मेरे को? अभी तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट तो गिवन है। 1 अप्रैल, ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो प्यार कब हुआ? 1 अप्रैल को। किन से हुआ? भाई आपको पता ही है, 1 लाख। पढ़ाई से ही होगा और किससे होगा? तो 1 मिलियन। जिंदगी में थे 1 मिलियन 1 अप्रैल को। 1 अक्टूबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर। अरे 5 महीने बाद, क्या बात है। फिर हमारे मोहल्ले में कौन आए? 5 लाख। 5 लाख शेयर, ये 5 लाख और आ गए, 15 लाख हो गए। 10 लाख प्लस 5 लाख, 15 लाख हो गए। इन्होंने पैसे दिए हैं, इनके साथ कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं। 5 महीने बाद तुम आए जिंदगी में बाहर बन के। बाबू मेरे 1 अक्टूबर, पेन की बड़ी समस्या है, बदलते रहो। ठीक है, अब क्या हो गया? बाहर जिंदगी। अच्छा, कुछ पुराने मेहमान दिखने लगे। 1 दिसंबर को कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया, तो बोनस इशू कितने टाइम बाद आया? अक्टूबर नवंबर, 1 महीने बाद ही। ये डेट क्या थी? 1 अक्टूबर। डेट डालते हैं, टाइम चार्ट बनाओ थोड़ा सा और इन चीजों को करो। अच्छा, डेट डाल रखी थी हमने 1 दिसंबर, और फिर ईयर एंड हो जाएगा हमारा 31 मार्च को। तो 1 दिसंबर को 1:2 का बोनस इशू हुआ, हर 2 पे 1। ये कहानी है। इस साल का ईपीएस निकालना है और प्रीवियस ईयर का ठीक करना है। प्रीवियस ईयर का, क्योंकि बोनस इशू को आप स्टार्ट से मानोगे, तो जल्दी से सॉल्व करो। 1 मिनट तो मैं रुक रहा हूं, बाकी बच्चे वीडियो सॉल्व कर लो जल्दी से। ट्राई करो बच्चों। फंडा समझ जाना बच्चों, फंडा कुछ भी नहीं है। 1 अप्रैल को अपने पास कितने शेयर हैं? 1 मिलियन शेयर है। 1 अक्टूबर को अपन ने 5 लाख शेयर और इशू कर दिए, और 1 दिसंबर को 1:2 का बोनस इशू कर दिया। देखो, बात को समझो। सबसे पहला काम तो अपना क्या है कि ये टेबल बना लेना, बोनस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना। अरे तो दोस्त, तुम क्या मानोगे? तुम क्या मानोगे कि घर में 1 लाख शेयर है, 10 लाख मेंबर थे, या जो ये 1:2 का बच्चा था, ये भी इनका 10 लाख का बच्चा। अच्छा, 10 लाख का बच्चा होगा नहीं होगा? अच्छा, 15 का होगा या 10 का होगा? अभी तो 10 का ही होगा। एक एक 10 लाख पेरेंट है। 1 अप्रैल को 10 लाख पेरेंट है। 10 लाख पेरेंट पे हमने 1:2, यानी 10 लाख का 1:2 कितना हो गया? 5 लाख। हमने बोनस कितना दिया है? 5 लाख। तो 10 + 5 15 लाख, या डायरेक्टली बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन निकालना सिखाया 3/2। 2 घर में थे, एक बंदा और आया, तो नए शेयर कितने हो गए? 3/2, न्यू डिवाइड बाय ओल्ड। बोनस फ्रैक्शन निकाली 1.52 की डायरेक्टली। अब मैं 1 अप्रैल को घर में मेंबर 15 ही मानूंगा बच्चा।
आपको 10 लाख पढ़ना ही नहीं है। आपको 1 अप्रैल को बंदे कितने मानने, घर में 15 लाख, और 15 लाख कितने महीने तक टिके? अभी तक नए नए पेरेंट्स और आए। अब देखो बच्चा नहीं आया है, पैसे देके जो आता है वो पेरेंट है, फ्री में जो आया वो बच्चा है। फ्री में जो आया वो बच्चा है। फ्री में कौन आया था? फ्री में आया था। तो 10 लाख के ऊपर फ्री कितना आएगा? 1:2 के हिसाब से 15 लाख, 6/12, 7,50,000 तुम्हारी वेटेज वैंस में वैल्यू है, ठीक है। अब कितने, आप कहता है 10 लाख पुराने, 5 लाख नए पेरेंट, टोटल पेरेंट कितने हो गए? 15 लाख। और अब बोनस आएगा 15 लाख पे। जो नए पेरेंट आए उनके पे भी तो बोनस इशू आएगा बच्चों, और वो तब से आएगा ना जब से पेरेंट आए। अच्छा, पेरेंट से पहले कभी बच्चे नहीं हो सकते, आप ये ध्यान रखना। ये जो 5 लाख आपने इशू करें, ये चीज मैं समझाऊं आपको। देखो, ओरिजिनली आपके पास कितने शेयर थे? 10 लाख, ठीक है। इसको जीरोस नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इंडियन में नहीं लिखते। तो पहले कितने शेयर थे? 10 लाख, ठीक, 1 मिलियन। 5 लाख और आ गए भाई। सर 5 लाख और आ गए, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल कितने हो गए? 15 लाख। बट इन 10 लाख के बोनस, इन 10 लाख के, 10 लाख का 1.5 करोगे तो इनके बच्चे, और इन 5 लाख के भी तो 1.5 करना पड़ेगा, इनके भी तो बच्चे हैं, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 22,50,000। ये दोनों के मिला के बच्चे। बट फर्क ये है, डेट का फर्क है। 10 लाख वाले बच्चे 1 अप्रैल से घर में हैं, और 1 अक्टूबर से आए हैं 5 लाख के बच्चे, जो 5 लाख पे एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं। 5 लाख का 1/2 करोगे तो कितना हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख इसमें ऐड कर दिया, और 5 लाख, 7.5 लाख के बच्चे हैं, बोनस है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बच्चे बोल रहा हूं, ठीक है। 6/12, इनका 6/12 कर दिया। ये आ गई हमारी बोनस इशू को इंपैक्ट करती है, बस खत्म। बोनस इशू की डेट पे रुकना है नहीं, उसकी खुद की डेट तो मैटर ही नहीं करती कि बच्चे कब आए हैं। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ मैटर नहीं करती, डेट ऑफ बर्थ पेरेंट की मैटर करती है, बल्कि बच्चों की नहीं करती। 2 बार पेरेंट आए हैं, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल के बच्चे माने जाएंगे, 1 अक्टूबर से। तो पुराने साल में बच्चे कितने माने जाएंगे? 5 लाख या 7.5 लाख? इस साल 7.5 लाख के टोटल बच्चे हैं, बट पुराने साल में सिर्फ 5 लाख के माने जाएंगे, क्योंकि ये जो 5 लाख के नए पेरेंट आए हैं वो तो पिछले साल थे ही नहीं, पिछले साल तो सिर्फ 10 लाख वाले पेरेंट थे। तो बात समझ आ गई? तो यही आपको करना है। ये आ गया, बस डिवाइड कर दो प्रॉफिट से, फिर क्या रह गया? बेसिक ईपीएस आपका, करंट ईयर का ईपीएस आ गया 16 सेंट, 16 सेंट में निकाल दिया, सेंट में कन्वर्ट कर दिया। 3 लाख का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया बेसिक ईपीएस। और क्या है सर? कुछ नहीं, कहानी। फिर क्या कहता है? अच्छा, प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी रीइंस्टेट करना बड़ा आसान तरीका होता है। जितना भी ईपीएस दिया हो बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी ईपीएस दिया हो बोनस फ्रैक्शन से। तो लर्न कर लो इसको। प्रीवियस ईयर के ईपीएस को रीइंस्टेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बोनस इशू इस साल हुआ है, इस साल से पिछले साल पे इंपैक्ट हमेशा जाएगा ही जाएगा। और कैसे करना है? तो बोनस फ्रैक्शन जितना भी आपको ईपीएस दिया है, नहीं दिया तो निकाल लो प्रीवियस ईयर का गलत ईपीएस, उसमें बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो। भाई पिछले साल तक तो गलत नहीं था ना, क्योंकि पिछले साल बोनस इशू थे ही नहीं, बच्चा हुआ ही नहीं था। बच्चा इस साल हुआ, इसलिए पिछले साल गलत हो गया। इसलिए शेयर होल्डर को रीइंस्टेट करके कंपैरेटिव्स में दिखा देंगे, क्योंकि जब भी इस साल का डाटा जाता है तो पिछले साल का भी जाता है, तो दोनों सालों का दिख जाएगा। कुछ नहीं करना, बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कहता है? रीइंस्टेटेड ईपीएस 37 कैसे निकाला? यहां पे देखो, वो जो मैंने फंडा पीछे बताया था, as 1/2 bonus issue means every 2 existing share get 1 free, total share become 3, 2 original plus 1 bonus, so the bonus fraction is equals to 3/2. To restate the previous year EPS, multiply the reported EPS by the bonus fraction. क्लियर है? देख लो एक बार इसको, किसी को भी डाउट है तो जल्दी से रीड कर लो। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अगली बात करते हैं, राइट इशू इंक्लूडिंग बोनस एलिमेंट्स। मतलब राइट इशू में हमने बोनस एलिमेंट की बात करी। अरे कोई चीज आप अगर सस्ते में दोगे तो उसमें भी तो कुछ बोनस है, कुछ फ्री है। तो देखो क्या कहता है, पूरा नहीं है, पूरा फ्री नहीं है, वो कुछ है। प्रॉफिट है 4 लाख रुपए का। शेयर इन स्टार्ट एट 6 लाख, जो शेयर है 6 लाख के हैं, ठीक है सर। शेयर इन इशू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर 6 लाख। राइट इशू 1/2 एट 1.5 ऑन 1 जुलाई। मार्केट प्राइस बिफोर इशू इज 3। तो देखो
पहले इसको अपना जो काम करते हैं वो काम कर लेते हैं, सेवा पानी कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। टाइम चार्ट बना लेते हैं। शेयर इन इशू स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट में कितने शेयर थे? 6 लाख। अच्छा, किस तारीख को थे ये? तारीख वारी कुछ दिए? 1 जुलाई, अपन कुछ नहीं बोला था, 1 जनवरी मान लेंगे, ठीक है। हमारा राइट इशू क्या है? 142, 1 जुलाई को। अगेन सेम ही रेशियो में हुआ है, ये भी रेशियो में होते हैं, हर 2 के बदले 1, यानी 3/2 का फ्रैक्शन बनेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो भी बात करेंगे। राइट इशू क्या है? 1.5 पे। अच्छा देखो, मार्केट में तुम्हारा प्राइस अभी चल रहा है राइट इशू से पहले 3 रुपए का। तुम ये शेयर लेके आ रहे हो, मतलब जो चीज 3 रुपए की है तुम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो। तुम्हारा राइट प्राइस है, राइट शेयर का प्राइस है 1.5। ये जो तुम सस्ता दे रहे हो इसी में बोनस छुपा हुआ है। तुम 3 रुपए की चीज कितने में दे रहे हो? तुम 3 रुपए की चीज 1.5 रुपए में दे रहे हो, तो इसी के अंदर बोनस छुपा हुआ है। 6 लाख पे तुमने 1:2 का लिया हुआ है और ये 1.5 रुपए का दे रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात समझना, एक होता है, पहला कंसेप्ट होता है राइट इशू के बाद क्या प्राइस होगा। राइट इशू के बाद तो प्रैक्टिकली तो अपन नहीं निकाल रहे हैं, बट थ्योरेटिकली कहता है कि राइट इशू के बाद का प्राइस प्रिडिक्ट हो सकता है। थ्योरेटिकली राइट इशू होने के बाद क्या प्राइस होगा ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सर कैसे प्रिडिक्ट होगा कि व्हाट इज द प्राइस आफ्टर राइट इशू? तो बच्चा मेरा, उसका फंडा ये होता है कि आपको ये देखना है कि राइट इशू ने कैसे इंपैक्ट किया। भाई 3 रुपए की चीज में 1.5 रुपए की चीज आएगी, सस्ती चीज आएगी, तो प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा। तो जनरली थ्योरेटिकली राइट इशू के बाद प्राइस गिरना चाहिए, क्योंकि राइट इशू सस्ते में आता है, तो ओवरऑल प्राइस गिरना चाहिए। भाई कोई चीज हार्ड है उसमें आप पानी मिलाओगे, कोई चीज नीट है उसमें पानी मिलाओगे, तो क्या होगी? वो डाइल्यूट होगी, नहीं होगी? नहीं समझे किस चीज की बात कर रहा हूं? समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे अच्छी बात है, बच्चों मत समझो ये चीजें। कई बार हमें चीजों को डाइल्यूट करना पड़ता है, पानी डाल के लाइट करना पड़ता है। तो वही चीज यहां पे समझो कि मार्केट प्राइस 3 है और राइट प्राइस 1.5 रुपए का है, तो आपकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, पहला स्टेप होता है कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट इशू के बाद मार्केट में क्या प्राइस होगा। तो राइट इशू से पहले कितना था? राइट इशू से पहले 3 रुपए था। राइट इशू के बाद कितना होगा? तो तुम्हारे पहले 2 शेयर थे, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 शेयर थे, वो कितने रुपए के थे? 3 के हिसाब से 6 रुपए के। भाई ऑलरेडी मेरे पास जो शेयर है वो 6 रुपए का शेयर है, मेरे पास $6 की वेल्थ है, 2 शेयर जो है मेरे $6 की वेल्थ रखते हैं, ठीक है। और अब तुम मेरे को एक और शेयर तुम दे रहे हो, कितने रुपए में? 1.5 रुपए में। तो 6 + 1.5, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए के शेयर हो गए? 6 + 1.5, ₹7.5 के शेयर हो गए, 7.5 के। और 7.5 के मेरे पास कितने शेयर हो गए? 3 शेयर हो गए, तो मेरी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 1.2। सिंपल सा यूनिटरी मैथ्स है, कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बच्चे सोचते हैं कुछ भी नहीं यार। मेरी एग्जिस्टिंग वेल्थ कितनी थी? एग्जिस्टिंग वेल्थ प्लस न्यू वेल्थ, टोटल वेल्थ आ जाएगी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। भाई मेरे पे 2 शेयर थे, एक और मिलेगा, 3 हो गए तो बात पुरानी हो गई ना। राइट इशू के बाद एक और शेयर मिलेगा, 2 शेयर 3 रुपए के हैं। कहता है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू 3 रुपए का एक शेयर है, तो कितने की वेल्थ है? 6 रुपए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और शेयर आया, एक शेयर 1.5 रुपए का और आ गया, तो कितने शेयर हो गए? 3 शेयर हो गए मेरे पास। और 1.5 रुपए का शेयर, तो मैंने कितने पैसे, कितनी वेल्थ है मेरे पास? 6 + 1.5, ₹7.5 की वेल्थ है। और जब इसको हम अब क्योंकि मार्केट में सारे फ्लोट करेंगे, एक साथ फ्लोट करेंगे, 1.5 वाला भी फ्लोट करेगा और 3 रुपए वाला भी, तो लिखा तो कुछ है नहीं, तो एवरेज हो जाएगा। जैसे आप इन्वेंट्री में नहीं करते एवरेज कॉस्ट मेथड, कॉन्टिन्यूस मेथड में, वैसे ही एवरेजिंग कर देंगे। तो थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस मतलब 2.5, ओ सॉरी 1.2, मैंने बोनस फ्रैक्शन को लिख दिया, ठीक कर लेते हैं। 2.5 का प्राइस हो गया, डाइल्यूट हो गया, प्राइस कम हो गया। 3 रुपए की चीज 2.5 रुपए हो गई। ऑब्वियस भी है, सस्ती चीज जाएगी तो डाइल्यूट करेगी, पानी मिलाओगे तो डाइल्यूशन होगा ही होगा। अच्छा, यहां पे अपन ने एक स्टेप मिक्स कर दिया बच्चों, मैं थोड़ा उसको सेग्रीगेट कर देता हूं। इसके बाद आपका ना दूसरा स्टेप जो होता है ना, वो ये होता है बोनस फ्रैक्शन। ये सेकंड स्टेप होता है। सर इसमें बोनस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो बोनस फ्रैक्शन इसमें हमेशा निकालने का तरीका होता है, याद कर लेना, मार्केट प्राइस बिफोर जो पहले था एंड मार्केट प्राइस आफ्टर। इसका बोनस फ्रैक्शन थोड़ा अलग निकलता है।
तुम्हारे इशू करने से पहले क्या प्राइस था? 3 का, और इशू करने के बाद प्राइस कितना है? 2 का। इशू करने से पहले प्राइस था 3 और इशू करने के बाद प्राइस कितना है? 2.5 का। तो बोनस फ्रैक्शन आएगी 1.2 की। देखो बोनस फ्रैक्शन को इसमें आप थोड़ा लर्न कर लो बच्चों, इसके चक्कर में मत पड़ो बहुत ज्यादा। इसके कंसेप्ट में मैं जाऊंगा ना तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसका भी लॉजिक है वैसे, बट अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन आपको लर्न करा दे रहे हैं ये चीज कि बोनस फ्रैक्शन 3/2.5 क्यों किया। देखो समझो, तुमने पैसा तो लिया ही है ना, पूरा का पूरा तो फ्री दिया नहीं है, बट कुछ तुमने नहीं भी लिया है, तो इस वजह से बोनस फ्रैक्शन एग्जैक्टली 1.5 नहीं आएगी। बोनस फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1.2। और मजे की बात, ये बोनस फ्रैक्शन अप्लाई भी सिर्फ स्टार्टिंग के पीरियड में होगी, राइट इशू के पीरियड के बाद नहीं होगी। अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा ये बात। तो बोनस फ्रैक्शन 3/2.5 कर लेना, कुछ नहीं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर कैसा था? 3, और आफ्टर का था, तो इतनी सी बात याद रखनी है, 3/2 1.2 का बोनस फ्रैक्शन आ गया सर, ठीक है। स्टेप 3 2 नहीं है, स्टेप 3 हो जाएगा ये। तो वेटेड एवरेज शेयर, अब वेटेड एवरेज शेयर कितना है भाई मेरे? क्या कहता है? जैन टू जून तुम्हारे पास 6 लाख शेयर थे, बट मैं बोनस फ्रैक्शन लगा दूंगा, और बोनस फ्रैक्शन लगाऊंगा सिर्फ सिर्फ सिर्फ, याद रखना, बोनस फ्रैक्शन जो लगेगी बाबू मेरे राइट इशू से पहले वाले टाइम पे। राइट इशू के बाद देखो मैंने नहीं लगाई, एक लिया है, 1 नॉर्मल, 1 for 1, नो बोनस। ये बात लर्न कर लेना बच्चा, नो बोनस फ्रैक्शन फ्रॉम राइट इशू। राइट इशू से पहले पहले लगनी है बोनस फ्रैक्शन, क्योंकि जो बोनस एलिमेंट है वो राइट इशू के अंदर तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, आपके टोटल शेयर में इनकॉर्पोरेटेड है। तो 1.2 कर दिया, 7,20,000, और 7,20,000 को कितने महीने रखा? 6/12, तो वेटेड एवरेज शेयर आ गए 3,60,000। और यहां देखो, कई बच्चा सोचेगा यहां आपने क्या किया है सर, यहां मैंने 6 लाख लिए और बचे हुए कितने हैं? आपने क्या किया है? 1/2। तो 1/2 किया तो कितने हो गए? 3 लाख। नो बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, नॉर इन 6 लाख, नॉर इन, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था ना, यहां पे मैंने 1.2 मल्टीप्लाई किया है बच्चा, याद रखना, और ना इसमें मल्टीप्लाई किया, करना भी नहीं है आपको, काट रहा हूं, लिख के काट रहा हूं, याद रखना। 6 के 7,20,000 शेयर कहां तक मानने हैं? सिर्फ 6 महीने के लिए मानना है कि बोनस चला गया। समझने के लिए ऐसा समझो कि जो 6 लाख में 1,20,000 का बोनस था 1.2 का, वो बस यहीं तक था। इस 3 लाख के अंदर वो 1,20,000 का बोनस भी इंक्लूडेड है, इस 3 लाख में इंक्लूडेड, आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना है। ये जो राइट इशू के 3 लाख शेयर है ना, इसमें फ्री वाले शेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डबल इंक्लूड कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, लॉजिक ये है। बट अभी के लिए समझना, 6 लाख उठाया, 6 लाख, मैंने 7,20 नहीं उठाया, नहीं मल्टीप्लाई किया, 6 लाख पे डायरेक्ट 3 लाख, मतलब ऐसा मानना है कि बोनस है ही नहीं। राइट इशू के दिन पे मानना है कि बोनस था ही नहीं, कभी था ही नहीं, बच्चे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे ही राइट इशू आ जाता है बच्चे गायब, ये समझ लो बस। आई बात समझ? मल्टीप्लाई किया, अब तो फिर तो बच्चा 4 लाख 8 लाख 10 49, और इसमें भी रीइंस्टेट करना पड़ेगा क्योंकि बोनस है, तो बोनस हमेशा पुराने जन्मों तक जाता है, बोनस हमारे पूर्वजों तक जाता है। तो इसमें कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। जो भी तुम्हें प्रीवियस ईयर का ईपीएस दिया हुआ है, पिछली बार क्या था, सिर्फ बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना था प्रीवियस ईयर बोनस, सिंपल बोनस इशू में, बट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फुल ऑन बोनस इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा स्टेप 2 में हमने बोनस फ्रैक्शन निकाली ना, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स से। तो 3/2.5 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपनी 60 सेंट पिछले साल की ईपीएस गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.5/3 से, आपका बोनस इनकॉर्पोरेट होके आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी रीइंस्टेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। स्टेप 1 थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस, पुरानी वेल्थ नई वेल्थ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। स्टेप 2 बोनस फ्रैक्शन, बोनस फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस बिफोर इशू, मार्केट प्राइस आफ्टर इशू, बोनस फ्रैक्शन आ गया। फिर क्या करना है? स्टेप 3 में बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है अप टू द डेट ऑफ राइट इशू। After right issue, forget about bonus share. There was no bonus share in the question. Assume there is nothing like bonus share. Original share plus new right share. And finally, in step 4, previous year EPS into inverse of bonus fraction. Step 4, previous year EPS into bonus fraction. 2 से 4 मार्क्स आ सकते हैं इस एरिया से, पूरे के पूरे स्कोर कर लोगे अगर ये चारों स्टेप समझ गए हो तो सर के साथ। तो ये बच्चा आपका था सर के साथ डिस्कशन बेसिक ईपीएस का। अब बात करेंगे हम डायल्यूटेड ईपीएस की, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। अब बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये।
समझना इसको जरा, मजा आने वाला है इसको भी समझ में। कहानी ये है कि ना ईपीएस दो तरीके के होते हैं। एक बेसिक, एक डाइल्यूटेड। ईपीएस दो तरीके के हैं, एक बेसिक और एक डाइल्यूटेड। फर्क ये है, समझना बात, बेसिक तो देखो, मान लो अपन एग्जाम्पल लें तो लेट्स से अपन मैगी बना रहे हैं, एक पार्टी प्लान कर रहे हैं, मैगी बना रहे हैं या केक कट कर रहे हैं। तो मेरे पास केक है, इतना बड़ा केक है कि अपने पास, मान लो अपन ने केक बना रखा है, कई स्टोरी केक है अपने पास, ये केक है, बर्थडे है, मान लो कैटरीना जी का बर्थडे है। तो बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं, कैटरीना कैफ जी का बर्थडे है। तो इस बेसिक ईपीएस में क्या हुआ, कैटरीना जी ने गेस्ट पे बुला रखा है, हमें भी बुला रखा है, आपके सर को भी बुला रखा है, हम भी गेस्ट में। ऐसा हमें लगा कि हमें भी बुलाया गया है, बट ऐसा था नहीं। अभी उनके बर्थडे पे भाई विक्की जी हैं, सलमान जी आए हुए हैं, उनके बर्थडे पे आपके ये रणवीर सिंह ये सब आए हुए हैं। तो अराउंड 10 जने हैं उनके बर्थडे पे जो अभी उनके बर्थडे पार्टी में हैं। समझना कंसेप्ट, समझना, केक है, 10 जने हैं, इनमें कैटरीना जी ने प्लान आउट किया हुआ है, बोल रखा है कि ये 10 जने कैटरीना जी को मिला के ये 10 जने अपन केक खाएंगे। इतना हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर अभी घर में है, घर की दीवार के अंदर, घर के अंदर है, और ये केक है घर के अंदर। इसे बोलते हैं बेसिक ईपीएस। अब देखना डाइल्यूटेड क्या होता है। भाई अपन को पता चला कि कैटरीना जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और हमें नौता आया नहीं है, हमें इनविटेशन आया नहीं है, बट हमें नौते की क्या दरकार भाई। दोस्ती, असली दोस्ती में कोई बुलाता थोड़ी है, अपनों को कोई बुलाता थोड़ी, अपने खुद पहुंच जाते हैं। तो हम पहुंच गए, मान लो हम हैं और कुछ 2-4 फैन और होंगे मैम के, तो पहुंच गए सारे के सारे, 5 जने मिला के और पहुंच गए। हम सबसे बड़े जबरा फैन, तो केक मान लो उतना का उतना, बल्कि एक जना तो छोटा सा केक अपना लेके भी आया था, कहता हम तो खाली हाथ पहुंच गए, बाकी तो एक था वो तो छोटा सा कुछ केक भी एक्स्ट्रा लेके आया था, वो अपना केक भी लेके आया था, तो थोड़ा केक भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वो लेके आया अपने साथ। अपन कुछ तो बिल्कुल ही खाली बैठ गए, वो कुछ केक लेके आया। अब भाई गेट पे आ गए, कैटरीना जी ने गेट खोला और कहा आइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त हो, स्वागत है आपका, आपको बुलाने का क्या जरूरत, ऐसे निकाला नहीं, आने दिया गया हमें। तो अब हो गए 15 जने। बच्चा ये जो मेंबर आए ना, ये 5, अभी की अर्निंग, अब केक पहले जितना मिलता, पहले जो स्लाइस मिलता केक का, पहले इतना बड़ा स्लाइस एक जने को मिलने वाला था, अब जो केक का स्लाइस मिलेगा वो इतना सा आएगा सबके हिस्से में। तो ये जो डाइल्यूट हुआ केक का स्लाइस, ये जो अर्निंग डाइल्यूट हुई, ये जो डाइल्यूटेड मेंबर आए, जनरली ये कन्वर्टेबल होते हैं बच्चों, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, जो आज डिबेंचर हैं कल इक्विटी बदल जाएंगे, कल इक्विटी में आज गेस्ट हैं कल घर के मेंबर बन जाएंगे। आज तुमने मिलवाया कि यार ये हमारे दोस्त हैं, कल आके बोला कि हमारी इनसे शादी हो गई है, तो 10 से 5, तो ये जो 15 ने आके केक डाइल्यूट किया, पार्टी पूपर पार्टी को आके इन्होंने आतंक मचाया, अब आके अभी मना तो कर ही नहीं सकते इनको भी, इनसे भी वादा किया हुआ है कि जब आओगे तुम्हारा स्वागत है। तो अपन को जो ये 15 हैं, ये जो 15 हैं, ये जो 15 हैं भाई, ये जो फैन हैं, ये तो ओरिजिनल मेंबर हैं, प्लस फैन को मिला के 10 + 5 15, ये जो केक जो कम हुआ, ये जो
गिरा के पोर्शन हिस्से में जो कम आने लगा, इसे बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस जो एग्जिस्टिंग मेंबर जो अभी हैं और कल को जो मेंबर आ जाएंगे, जो गेट से टक टक करके नॉक करके आ जाएंगे, अगर उनको भी ले लें तो कितना डाइल्यूट होगा हमारा हिस्सा। कभी कभी उनके आने से थोड़ी सी अर्निंग बढ़ती भी है, समझाऊंगा। जैसे जनरली क्या होता है कि हम डिबेंचर होते हैं रिश्ते में, तो हम तुम्हारे डिबेंचर लगते हैं। अभी अभी क्या लगते हैं रिश्ते में, तो हम तुम्हारे बाबू डिबेंचर लगते हैं। और अब तुम्हारे डिबेंचर हम कन्वर्ट होके इक्विटी हो जाएंगे कल को। तुमने हमें ऑप्शन दे रखा है, तो कल को कन्वर्ट होंगे तो हम कितने बंदे हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे कन्वर्ट होके। तो जब डिबेंचर थे तुम मुझे ब्याज देते थे, इंटरेस्ट, तुम्हारे लिए इंटरेस्ट एक खर्चा था, तुम्हारा प्रॉफिट कम होता था, तो एक फायदा भी तो है। अरे ये थोड़ी हमारा सब नुकसान ही नुकसान है। पहले तुम इंटरेस्ट देते थे, अब नहीं दोगे तो ये इंटरेस्ट तुम्हारा बच जाएगा इक्विटी में। बट नुकसान क्या हो जाएगा, पहले तुम्हारा टैक्स यहाँ पे सेव होता था इस अमाउंट पे, अब वो टैक्स सेव नहीं होगा भाई। टैक्स कम लगता था, प्रॉफिट कम आता था, तो टैक्स भी कम लगता था। और दूसरा, पहले तुम्हारे मेंबर्स भी बढ़ जाएंगे, अब तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स जैसे 10 से 5 हो गए, इंक्रीज इन नंबर्स। ये तो इंपैक्ट ही नहीं डालते नंबर्स में, तो इनका तो कोई नॉट एप्लीकेबल, पर यहाँ पे नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये इंपैक्ट आपको समझना है। इससे आता है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस यानी बाहर वाले बन गए घर वाले, और आए तो आतंक मचा दिया। एग्जिस्टिंग अर्निंग उतनी ही अर्निंग या थोड़ी सी और अर्निंग इंक्रीज करके हिस्सा सबका गिरा दिया। भाई मैगी बन रही थी 10 जनों के लिए, नॉक नॉक, हम भी आएंगे, आगे भाई आते हैं ना कहीं बिन बुलाए मेहमान, ये वो हैं, ये कष्टदेही हैं, ये आते हैं और उसी में खाते हैं, तो आपका हिस्सा जो था वो केक का अब कब मिलेगा, स्लाइस गिर गया आपको। ये होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। बड़ा प्यारा समझा रहा हूं आपको ये चीज, मैं थीम रिलेट करा रहा हूं। अरे बड़ी बड़ी बातें क्या करूं बेटा, मुझे बड़ी बड़ी बातें आती नहीं, मुझे तो बच्चे वाली बातें आती है, तो ये बच्चे वाली बातें करता हूं। अब मैं क्या समझाऊं आपको कि कैसे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटिव ईपीएस आर इंपैक्टेड बाय कन्वर्टेबल शेयर्स। क्या बात करें इनकी, रिडीमेबल शेयर्स की, कन्वर्टेबल शेयर्स की, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, मैक्सिमम डाइल्यूशन की। वी डोंट वांट टू टॉक सच हाई थिंग्स, हाइपोथेटिकल थिंग्स। बट ये दैट चेक करना कि रिडीमेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर इंडिया के अंदर लास्ट 10 सालों में किन किन कंपनियों ने इश्यू करा है, जरा देखना। आई बात समझ। तो डीपीएस, डाइल्यूटेड एड फ्री शेयर्स, ये क्या है भाई, अभी रुक जाओ। अच्छा, यूज्ड when potential ordinary share reduced EPS if exercise, potential ordinary share भी बोलते हैं डाइल्यूटिव, क्योंकि ये पोटेंशियल है इनमें घर बनने की, घर में आने की। एडजस्टमेंट, एड बैक पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, एड बैक पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एंड एड फ्री शेयर फ्रॉम ऑप्शन वारंट। तो कैसे होगा इसका फॉर्मूला, क्या बनेगा, डीपीएस का बनेगा एड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स एडजस्ट फॉर शेयर एज्यूमिंग कन्वर्जन। तो मैक्सिमम कन्वर्जन मानना है, हमेशा मैक्सिमम नुकसान मानोगे, ठीक है। मैक्सिमम, अगर आपको 4-5 ऑप्शन दिया कि इतने इतने इतने, तो आप मैक्सिमम मानना। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बना, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट था। ये सब पढ़ो मत, कुछ पीपीटी से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। प्रॉफिट था और वैंस था, ये था नॉर्मल फॉर्मूला। इसी में देखो, अगर डाइल्यूटेड का आएगा तो क्या चेंज करूंगा, बस इसी में यही रखना है, बेसिक ईपीएस को जो निकाला उसी में चेंज करना है। प्रॉफिट में ना, अगर इंटरेस्ट सेव्ड बताएगा क्वेश्चन तो इंटरेस्ट ऐड कर देना, और इंटरेस्ट कितना सेव होगा, जितना इंटरेस्ट है पूरा का पूरा सेव होगा, इनटू बस उसमें 1 माइनस टैक्स कर देना, क्योंकि टैक्स उसमें लॉस हो जाएगा। तो जितना भी आपका टैक्स रेट है वो आपको हटा देना है। मान लो इंटरेस्ट 10,000 का है जो सेव होगा, अब से आपको नहीं देना पड़ेगा, बट आपको टैक्स रेट आपका 30% है, तो 1 माइनस 30% यानी 0.3, 1 माइनस 30%, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। आपका इंटरेस्ट जो बचेगा वो रियल में 70% बचेगा, क्योंकि 30% टैक्स का नुकसान होगा। तो आपकी जो सेविंग आएगी वो 7,000 आएगी इंटरेस्ट की, इसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट। तो इसके लॉजिक में ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, एफएम में पढ़ाता हूँ ये चीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यहाँ पे अभी मैं ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ कि इंटरेस्ट। यार देखो, अब हर बात का लॉजिक बताऊंगा तो फिर तो क्लास ही बन जाएगी, तो ध्यान समझना, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे कर देना है जो भी कन्वर्टेड शेयर, जो हमारे 5 मेंबर थे, पोटेंशियल शेयर्स, जो कन्वर्जन हो सकते हैं। और क्या मानना है, हमेशा क्या मानना है, एज्यूम मैक्सिमम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जो बच्चा मानेगा वो मैक्सिमम मानेगा।
प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस 6, वैंस प्लस पोटेंशियल शेयर, डायल्यूशन मैक्सिमम मानना है सर। एक क्वेश्चन करा दो। लाया हूँ क्या क्वेश्चन, देखो जल्दी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 6 लाख का है। कन्वर्टेबल डेप्ट 2 लाख है, 10% इंटरेस्ट, टैक्स रेट 25, तो 2 लाख के कन्वर्टेबल डेट है, मतलब आज बाहर वाले हैं कल घर वाले बन सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर 3 लाख है, सॉरी 3 मिलियन है, और कन्वर्टेबल इंटू 5 लाख आपको बता रखा है कन्वर्टेबल। अगर 2-3 ऑप्शन दिए होते 5 लाख 6 लाख 7 लाख तो मैं 7 लाख लेता, मैक्सिमम लेता डायल्यूशन, बट यहाँ पे एक ही दिया है 5 लाख। कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा इंटरेस्ट कितना बचेगा, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000, 2 लाख का 10% 20,000, और इसमें से टैक्स का नुकसान 25%, तो सेविंग कितनी होगी सिर्फ 75%। ये मेरी इंटरेस्ट सेव्ड आ जाएगा। तो इंटरेस्ट सेव निकाला है अपन ने, 2 लाख का 10% 20,000, और इसमें से टैक्स हटा दिया तो 15,000 का हमारा इंटरेस्ट सेव आएगा। 1 माइनस 2.5 15,000। तो प्रॉफिट अभी कितना है 6 लाख का, 6 लाख में प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा 15,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। 15,000 से प्रॉफिट बढ़ गया सर। एडजस्टेड अर्निंग कितनी होगी 6 + 15 6 15, नई अर्निंग कितनी होगी 6 15। क्या यही बताया था दोस्त, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो 6 लाख प्लस 15 6 15, ठीक है सर। और नंबर ऑफ शेयर सर ऑलरेडी कितने हैं, ऑलरेडी वैंस कितना है, वैंस अपन को वैंस ही दिया हुआ है पूरे साल सेम है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही वैंस माना जाएगा। अरे जब पूरे साल कुछ इशू ही नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो वैंस निकालने की क्या जरूरत है, जो है वही वैंस है तो वो वैंस माना जाएगा। और कन्वर्टेबल 5 और 3 कितने हो गए नए घर वाले, जैसे 10 और 5 15 हो गए थे, 5 और 3 कितने हो गए घर वाले मिला के 35 लाख, कितना कह रहा हूँ 30 लाख और 5 लाख, हाँ 35 लाख हो गए। तो 35 लाख 6 लाख 15 35 लाख 7.6 सेंट। तो प्यार से देख लो इस एग्जाम्पल को, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सर का कहीं जरूरत नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जो मैंने कंसेप्ट बताया था स्टार्टिंग में अगर वो रिलेट कर गया तो ये सब बातें हैं। नहीं समझ आ रही तो फिर क्या हो सकता है, देखो जल्दी से। मैथ्स ही नहीं समझ आ रही, कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही तो फिर अकाउंट्स की प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, फिर तो 10th क्लास की मैथ्स की प्रॉब्लम है। फिर मिलो मैथ्स के टीचर से, ऐसा क्या जुर्म किया कि लुट गए, पूछो उनसे। दूसरा एक और होता है, कई बार केस आता है ऑप्शंस का वारंट्स का, ये वाला केस भी समझाते हैं, इसका भी एग्जांपल आया है फिर ओवर कर देंगे बस। थोड़ा सा दिल और 5-10 मिनट और मेहनत, इतना कर लिया यहां तक सही। अच्छा कई बार क्या होता है कि मान लो हम ना अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप देते हैं, कई बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। बहुत डिटेल में नहीं, बस इतना समझो कि हम अपने एम्प्लॉयज को ये बोलते हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ काम करो, राइट इशू जैसा ही होता है, हम तुम्हें शेयर्स देंगे सस्ते में, फ्री में भी देते हैं कई बार, बट जनरली यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सस्ते में। बट तुम्हें शेयर आज नहीं देंगे, कल परसों देंगे। अभी नहीं दिया, अभी इशू नहीं है, पोटेंशियल है ये भी। अगर अभी दे दिया होता तब तो फिर ये बात ही अलग होती, फिर तो एग्जिस्टिंग में आ जाते, वो तो घर के मेंबर बन जाते। आज मैंने वादा किया एम्प्लॉय को कि मैं तुम्हें 1000 चॉकलेट दूंगा। कितनी चॉकलेट दूंगा 1000 चॉकलेट। अच्छा एक चॉकलेट वैसे तो 10 रुपए की है, बट मैं तुम्हें 8 रुपए की दूंगा। 1 साल बाद अगर तुम मेरी कंपनी में 1 साल टिके तो तुम्हें 1000 चॉकलेट कितने की मिलेंगी 8 रुपए की। तो कितने रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे 8,000 रुपए, जिसके मार्केट में वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चा $10,000। 10,000 की चीज तुम्हें 8,000 में मिलेगी। आज मैं यहां पे T0 पे खड़ा हूं और तुम्हें कब मिलेगी T1 पे। अब T1 पे तो ये एग्जिस्ट करने लगेंगे, T1 पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं यहां पे निकाल रहा हूं बेसिक ईपीएस तब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेसिक में तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा, बेसिक में तो मैं देखूंगा कि क्या अभी एम्प्लॉय ओनर बने नहीं बने, अभी तो एम्प्लॉय है वो, ठीक है। बट डायल्यूटेड में मैं देखता हूं फ्यूचर का इंपैक्ट भी, क्योंकि मेरे को देखना है कि मेरे को आज क्या इंपैक्ट होगा कल से। डायल्यूटेड मतलब प्रूडेंस, फ्यूचर के लॉस की तैयारी, डायल्यूटेड। तो यहां पे लॉ कहता है कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि 1000 शेयर दिए, मुझे 1000 शेयर का डर नहीं है, जरा समझना। मुझे डर है जो इस 1000 में आपने फ्री दिया, अब वो फ्री एलिमेंट कैसे निकालोगे वो थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी सब सेम है, इसमें कुछ फ्री एलिमेंट है, वो बच्चा कौन बता पाएगा। कहता है मुझे 1000 शेयर का डर नहीं है, आप 1000 दोगे बट 1000 में से वो 8 रुपए दे रहे हैं। अच्छा देखो यहां पे, अच्छा समझो बात। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मार्केट में गए और आपको मार्केट वाला कहता है कि यार एक चॉकलेट 10 रुपए की है, आपको कितनी चाहिए, आपने बोला यार मुझे तो 1000 चॉकलेट चाहिए, तो उसने बोला 8 रुपए की लगा दूंगा। भाई मेरे, अगर वो आपको 8,000 रुपए में, आप कहीं और जाते तो 8,000 रुपए 10 के हिसाब से आपको कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए थी 800, बट वो कितनी दे रहा है 1000,
उसने फ्री चॉकलेट रियलिटी में आपको कितनी दी है? 200। इसकी प्रॉब्लम है मुझे, जो ये बात समझ पा रहा है। इससे आसान नहीं हो सकती बात। अरे दुकानदार को आपने कितने दिए जेब से? 8,000 रुपए। मिली कितनी? 1000 चॉकलेट। 8,000 के बदले मिलनी कितनी चाहिए थी? 8,000 के बदले मिलनी कितनी चाहिए थी? एक चॉकलेट, देखो इसे इस 8 रुपए को टेक्निकल टर्म में मालूम है क्या बोलते हैं? इस 8 रुपए को, जो ये 8 रुपए अपन दे रहे हैं उसे, इसे बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। मतलब वो प्राइस जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि तुम्हें कितने में देंगे। और 10 रुपए, जो 10 रुपए का प्राइस रियल में चल रहा है वो क्या है? मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू है। तो बुक में बड़ा फॉर्मूला बनाया होता है, मुझे फॉर्मूलों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं तो सिंपल सी ये बात जानता हूं कि 800 चॉकलेट, 8,000 8,000 रुपए की 800 चॉकलेट आनी चाहिए थी। ये बात आप एग्री करते हो नहीं करते हो? अगर 10 रुपए की एक चॉकलेट है तो 8,000 रुपए की 800 चॉकलेट आनी चाहिए थी। तुम्हें कोई टेंशन है क्या? आज मुझे कोई टेंशन है क्या 800 चॉकलेट की? नहीं, 800 चॉकलेट हक की है, पैसे दे के आए हैं। वो जब आएंगी तब देखूंगा, उन्होंने कुछ डायल्यूट नहीं किया। अरे मेंबर तो उनकी दिक्कत है ना, जो कुछ लेके नहीं आ रहे या कम लेके आ रहे हैं। ये तो प्रॉपर पैसे दे के आ रहे हैं। 800 चॉकलेट 10 रुपए के हिसाब से 8,000 की बनी, तो तुम पूरे 8,000 रुपए दिए, बट तुम्हें फ्री में कितनी चॉकलेट दी? 800 के तुमसे पैसे ले लिए, 200 जो तुम्हें फ्री में दी, 1000 चॉकलेट दे दी तुम्हें 8,000 के बदले। देनी 8,000 चाहिए थी, 800 देनी चाहिए थी। ये 200 जो फ्री दी, वो दिक्कत है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका जो फॉर्मूला है प्रॉफिट, यहां पे प्लस में कुछ होगा नहीं क्योंकि ये इंटरेस्ट कोई सेविंग करते नहीं। वैंस प्लस ये जो फ्री शेयर है 200, ये ऐड हो जाए बस। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्शन एंड वारंट ऑन डायल्यूटेड ईपीएस फॉर योर एफआर पेपर। आपके लिए तो इतना। सीएफए में लेवल 1 में अपन और पढ़ते हैं इस चीज को, मैं उतना डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। ट्रेजरी स्टॉक मेथड होता है वो सब डिटेलिंग छोड़ो, क्या बात करें, फिर कभी करेंगे। मुलाकातें ये पहली थोड़ी है हमारी, आखिरी थोड़ी है। ये रिश्ता ऐसा नहीं है जो कोई भी चाहे तो टूट जाएगा। ये थामा है हाथ तुम्हारा, अब खुदा भी जाए, अब खुदा भी चाहे तो हमें अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अब तो ये साथ बन गया तो वरी नहीं, बातें करते रहेंगे आगे। अब खुदा भी चाहे तो अलग नहीं कर पाएगा। बातें तो हुई सर, एग्जाम्पल भी करा दो सर। चलो इसी का एग्जाम्पल है, देख लेना बच्चा, कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट 5 लाख है, शेयर इन इशू 4 लाख है, ऑप्शन इशूड। ऑप्शन समझ जाना, मतलब कल को उनके पास ऑप्शन है सस्ते में लेने का शेयर, एम्प्लॉय के पास 1 लाख शेयर 2 के, मार्केट प्राइस 3 का, तो क्या दिक्कत है? 1 लाख। अब तुम भाई देखो, सिंपल सी बात समझो, तुम पैसे कितने दे रहे हो? 1 मिलियन। मैं तो सिंपल सी बात है भाई, चॉकलेट के तुमने क्या पैसे दिए? मैं फ्री शेयर निकालना, मेरे को कोई फॉर्मूले से मतलब नहीं है। तुम फॉर्मूले देख लेना, मैंने स्लाइड में भी डाला हुआ है, पढ़ लेना। बट 1 मिलियन इंटू 2 तुमने पैसे दिए, ठीक है, इतना तुमने रोकड़ा दिया। इसके बदले कितना मिलना चाहिए था? अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखा जाए तो 3 का मार्केट रेट है, तो इसके हिसाब से तुम्हारे को मिलने चाहिए थे, देखो क्या कहता है, 66667, 66666 राउंड ऑफ करके 7, और तुम्हें दिए कितने हैं? 1 मिलियन शेयर। तो फ्री कितने दे दिए? बस ये फ्री शेयर है, इन फ्री शेयर को तुम्हें ऐड कर देना है नीचे और तुम्हारे फ्री एलिमेंट आ जाएगा। यही मैंने यहां पे किया है कि 1 मिलियन तुम्हें ऑप्शन दिया गया, 1 मिलियन शेयर देंगे 2 रुपए पे, तो तुम्हें कितने देने हैं? 2 मिलियन पैसे देने हैं। 1 मिलियन के लिए 2 मिलियन देने हैं, बट तुम्हें देने कितने चाहिए थे? 3 मिलियन। रियलिटी तो 3 मिलियन की है, तो 1 मिलियन के मतलब तुम्हें मोटा मोटा 1 मिलियन के शेयर फ्री में दे दिए। तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे चाहो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे इसकी कैलकुलेशन अलाउड है। चाहे तुम 1 मिलियन पे करो या 1 मिलियन पे ना करो, डायरेक्ट करो, जिस पे भी करना है कर लो। अपन ने क्या देखा, मेरा तो फंडा ये है कि फंड रेज्ड, हाउ मच फंड आई रेज्ड फंड ऑफ 2 मिलियन, विच अगर मैं किसी बाहर वाले को देता तो 3 रुपए के हिसाब से देते, उसके शेयर बनते कितने? 66667, जो भी है 6-6.5 लाख के शेयर बनते। तुम्हें कितने? 10 लाख शेयर दे दिए, तो ये जो बचे हुए क्यों दे रहा हूं मैं? फ्री में दे रहा हूं, बस यही तुम्हारा फायदा है। तुमने 1 साल जॉब करोगे तो तुम्हें जो एक्स्ट्रा शेयर मिल रहे हैं फ्री में, वो तुम्हारी जॉब की मेहनत की वजह से मिल रहे हैं। हालांकि उसकी भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम एसबीआर में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, पूरी की पूरी शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग है, मजेदार। बट यहाँ पे सब बातें हैं,
बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं करनी, वो SBR में करेंगे, ठीक। तो मज़े का नॉलेज है बच्चा, और मज़े से ले लो, रट्टा मत लगाना इन चीज़ों का। जो सर ने कंसेप्ट बताए इसको याद रखोगे तो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल सा क्या क्वेश्चन आपके लिए। होपफुली एंजॉय किया आपने आज के सेशन को। काफ़ी मैंने कोशिश करी बच्चा टू द पॉइंट रखूं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ऊपर नीचे, उतना मैनेज कर लेना सर के साथ। एंजॉय करना सर के सेशन को, मस्त रहो, चिल रहो। आपके लिए फ्री सेशंस हैं, इनको सपोर्ट समझो सबके लिए। देखो कवर में कितनी भी चीज़ें कर सकता था, कम ज़्यादा बच्चों को बहुत कम समझ आएगा कि क्या सर ने कराया क्या नहीं कराया। बट जो बच्चा पढ़ा हुआ है जानता है कि सर ने किस लेवल का कराया। कई बार रेगुलर क्लासेस में भी इतने कंसेप्ट नहीं कराते हैं बच्चों को जितना मैं इन वीडियोस में करा दे रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चंस कम डिस्कस कर रहा हूँ और डिटेल में कम जा रहा हूँ, बट जितना भी है इतना सफिशिएंट है कि आपको एग्जाम में कुछ भी आप टैकल करो या कोई क्वेश्चन बनाओ तो आप ये नहीं कह सकते कि सर कोई कंसेप्ट सर हो नहीं पा रहा हमसे। सब हो पाएगा अगर इसको आप बार बार देखोगे इस वीडियो को। तो 1-1.5 घंटे के आपके लिए छोटे छोटे क्रिस्प वीडियो हैं जिसमें बड़े बड़े टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं, और आपके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने वाला हूँ इन दिनों। तो बने रहना मेरे साथ, घबराना नहीं। तो मिलते हैं, आज के लिए फिर लेते हैं आपसे अलविदा, फिर आएंगे दोबारा। तब तक के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।